Hello all, this is Vikram Verma from New Scientist Stephen Public School Unit 3rd, and today we are going to finish the chapter of history, that is when, where and how. Students, as we have discussed the Indian history classification. Indian history is classified in three parts. First one is the ancient history, second one the medieval history, and the third one is the modern history. See, the ancient history, the period of ancient history is started from 4000 BC to 500 AD. Now, the period of medieval history started from 500 AD to 1500 AD, and the modern history started from 1500 AD to present. But the modern history changed to the colonial history. ठीक है, modern history is related to growth of all the forces of modernism, but under the British rule people were not getting modernized, therefore the name changed to the colonial period, है ना. When the subjugation of one country by another lead to political, economical and social culture change, this is the process of colonization. सो मॉडर्न हिस्ट्री जो नाम था, है ना, जो मैंने बात की थी अभी आप लोगों से थोड़ी देर पहले, कि जो इंडियन हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन है वो तीन फॉर्म में है, एशियन, मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री. ठीक है, तो जो मॉडर्न हिस्ट्री था, जो मॉडर्न पीरियड था, उसको चेंज करके कॉलोनियल रख दिया गया. ठीक है, तो जो मॉडर्न पीरियड था, है ना, वो किससे संबंधित था, है ना, ये ग्रोथ से संबंधित था, है ना. जो मॉडर्निज्म, जो परिवर्तन आने वाले थे इस काल में, है ना, जिससे ह्यूमन बीइंग मॉडर्न हुआ, ये उससे संबंधित था. ठीक है, ब्रिटिश रूल के अंदर जो लोग थे, है ना, वर नॉट गेटिंग मॉडर्नाइज्ड, है ना, तो वो मॉडर्न नहीं हो पाए, है ना. देयर फोर द नेम चेंज टू कॉलोनियल पीरियड. इसीलिए उस समय को, उस काल का जो नेम था मॉडर्न हिस्ट्री, उसको हटा कर कॉलोनियल पीरियड कर दिया गया. ठीक है, और यहाँ पर कॉलोनियल का मतलब यानी क्या क्या मतलब है, व्हेन द सब जुडिकेशन ऑफ वन कंट्री बाय another lead to the political, economical, social, cultural change, this is process of colonization. ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब है जब हम टू डिफीट समबडी, है ना, मेकिंग दैम ओबे यू, है ना, और टू टेक फुल कंट्रोल ओवर, है ना, किसी व्यक्ति को परास्त करना, किसी व्यक्ति का दमन करना, है ना, उसको अपने अधीन करना, है ना, ये सब कॉलोनाइजेशन कहलाता है. ठीक है, और इससे क्या होता है कि आप उस कंट्री के पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चर चेंज का एक प्रोसेस बन जाते हैं. ठीक है, तो यही कॉलोनाइजेशन था. जब ब्रिटिशर ने कैप्चर किया था इंडिया, है ना, उसको अपने अधीन कर लिया था, है ना, और उस पर पूरा कंट्रोल अपना जता दिया था, अपना पूरा कंट्रोल इस्टेब्लिश कर दिया था, तो हम यहाँ पर वर्ड यूज़ करते हैं कॉलोनाइजेशन का. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज सोर्सेज ऑफ राइटिंग हिस्ट्री, है ना, मतलब कि क्या सोर्सेज हैं, हम हिस्ट्री कैसे लिखते हैं, उन सारी वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है हमारे पास ना, तो उन सारी चीज़ों के जो सोर्स हैं वो अब हम पता करने वाले हैं. सोर्सेज दैट हिस्टोरियन यूज इन राइटिंग अबाउट लास्ट 250 ईयर ऑन इंडियन हिस्ट्री इंक्लूड. तो जो सोर्सेज, जो हिस्टोरियन मतलब इतिहासकार, तो जो इतिहासकारों ने जो भी सोर्सेज थे उनके, है ना, जिससे उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को लिखा, है ना, वो 250 साल पुराने थे, है ना. और कौन कौन से सोर्सेज थे वो मैं आपको बताता हूँ. पहला है ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर, है ना, तो जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर थे, जो ब्रिटिश शासक थे, है ना, उनके ऑफिशियल्स रिकॉर्ड, उन्होंने जो भी चीज़ें रिकॉर्ड करके रखी थी, जो भी चीज़ें उन्होंने अपने पास लिख के रखी थी, वो सारे रिकॉर्ड आज हमारे काम आते हैं हिस्ट्री को लिखने में, हिस्ट्री को बताने के लिए, है ना. वो सोर्स हैं एविडेंस का, कि जिससे हम ये कह सकते हैं कि इतने साल पहले ब्रिटिशर्स के राज में ये हुआ था, है ना. तो क्या क्या है, फॉर ब्रिटिश द एक्ट ऑफ राइटिंग वॉज क्रूशियल, सो एवरी प्लेन policy agreement was in writing. This led to the administrative culture of the memos,
नोटिंग एंड रिपोर्ट्स। ठीक है, तो क्या होता था कि जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर होते थे वो हर चीज़ को राइटिंग में लिखते थे। कोई भी ऑर्डर आता था, है ना, कोई भी नोटिस आता था या कोई भी रिपोर्ट होती थी, सभी चीज़ें, सभी पॉलिसीज़, प्लान उनकी, किस्म एग्रीमेंट उनके सब राइटिंग में होते थे। तो जब राइटिंग में कोई भी पॉलिसीज़, एग्रीमेंट या प्लान कुछ भी राइटिंग में होंगे, तो अगर उनको हम प्रिजर्व करके रख सकें ठीक से, तो वो आगे 10 साल बाद, 20 साल बाद या 50 साल बाद या इवन 250 ईयर बाद भी हम उनको देख सकते हैं और पता कर सकते हैं कि उस पीरियड में वहाँ पर उस समय क्या क्या हुआ था, है ना। तो यही सोर्स था, है ना। ब्रिटिश ऑल्सो कैप्ट ऑल द डॉक्यूमेंट प्रिजर्व इन द रिकॉर्ड रूम। तो ब्रिटिशर्स ने यही करा, उन्होंने सभी रिकॉर्ड्स को, है ना, सभी पेपर्स को जिनमें उस समय की पॉलिसीज़, प्लान, एग्रीमेंट, है ना, रिपोर्ट्स जो भी हुआ, नोटिस जो भी हुआ करते थे, उन सबको प्रिजर्व करके सहेज के उन्होंने उन सारे डॉक्यूमेंट्स को, है ना, रिकॉर्ड रूम में रखा, है ना, विच वॉज अटैच टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन। और वो सारे रिकॉर्ड रूम सभी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस में हुआ करते थे, सभी शासक प्रबंधीय जो इंस्टीट्यूशन हुआ करते थे उन सभी में वो हुआ करते थे रिकॉर्ड रूम, है ना। मोर ओवर दीज डॉक्यूमेंट्स रिटन बाय टेलीग्राफिस्ट हुज स्पेशलाइज इन द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग। ठीक है, आज जैसे कि आप लोगों को पता है कि अगर हमें कोई डाटा सेव करना होता है तो हम कंप्यूटर में उसको बड़ी आसानी से उस डाटा को लिख के स्कैन करके हम सेव कर सकते हैं। ठीक है, गूगल पे सेव कर सकते हैं, गूगल ड्राइव में सेव कर सकते हैं, है ना, इंटरनेट में, मोबाइल में, हर जगह सेव कर सकते हैं। लेकिन पहले ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी। तो पहले क्या होता था, जो भी नोटिस हुआ करते थे, पॉलिसीज़ हुआ करती थी, ठीक है, या फिर कोई एग्रीमेंट हुआ करते थे, रिपोर्ट हुआ करती थी, है ना, तो ये सारी जो प्लान हुआ करता था, ये सारी चीज़ें कैलीग्राफर लिखा करते थे, है ना। कैलीग्राफर राइटिंग एक्सपर्ट हुआ करते थे, है ना, वो बहुत ब्यूटीफुल राइटिंग लिखा करते थे। तो कैलीग्राफर आर द एक्सपर्ट इन राइटिंग, है ना, ये एक्सपर्ट हुआ करते थे राइटिंग में। तो ये सारी चीज़ें कैलीग्राफी में, बहुत अच्छी राइटिंग में लिख के स्टोर हुआ करती थी और इससे हमें पता चलता था कि उस समय क्या क्या, कैसे कैसे, क्या क्या हुआ। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, एक और है सोर्स ऑफ राइटिंग हिस्ट्री, है ना। कौन कौन से सोर्सेज हैं हिस्ट्री को लिखने के लिए। नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया, दिल्ली 1920। नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया, तो इंडिया में एक विभाग, एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया। वो दिल्ली में बना है 1920 में। इट इज़ अ रिकॉर्ड रूम वेयर ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव हैव बीन अरेंज्ड एज पर द डेट फ्रॉम 18th सेंचुरी एंड आर प्रिजर्व्ड इन अ गुड कंडीशन। ठीक है, तो ये आर्काइव बना हुआ है हमारी दिल्ली में, है ना। नेशनल आर्काइव कहा जाता है उसको इंडिया का। ये रिकॉर्ड रूम है जहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट्स, लेटर जो भी गवर्नमेंट द्वारा लिखे गए थे, ठीक है, उन सारे लेटर्स को, है ना, अरेंज किया गया है डेट के हिसाब से, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से, 18th सेंचुरी यानी 18वीं शताब्दी से लेके अब तक के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, और उनको प्रिजर्व करके एक बहुत अच्छी कंडीशन में रखा गया है ना। तो यही है हमारा नेशनल आर्काइव इंडिया का, जो कि दिल्ली में है। 1920 से जिसकी स्थापना हुई, है ना, जो एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड रूम है जिसमें अभी तक गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव के जितने भी ऑफिशियल रिकॉर्ड, प्लान, स्ट्रेटजी, लेटर्स, है ना, एग्रीमेंट जो भी होते थे गवर्नमेंट द्वारा इशू या कॉरस्पॉन्डेंस के लिए जो लेटर यूज़ होते थे, वो सारे लेटर्स, रिकॉर्ड हमने इस नेशनल आर्काइव में इंडिया के रखे हुए हैं, है ना, जो कि एक डेट वाइज एक अरेंज्ड हैं एज पर द डेट, है ना। किसी भी चीज़ को डेट वाइज अरेंज करना, उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना माना जाता है ना। तो ये है सोर्स ऑफ राइटिंग इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, अगला है सोर्स ऑफ राइटिंग इंडियन हिस्ट्री। इसका सेकंड पॉइंट, जैसे अभी मैंने बताया था, फर्स्ट पॉइंट क्या था इसका, ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है ना, सोर्स ऑफ राइटिंग इंडियन राइटिंग हिस्ट्री का मैंने अभी पहला पॉइंट बताया था आपको कि जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर के ऑफिशियल रिकॉर्ड होते थे, है ना, उनसे हम हिस्ट्री का, वो हमारे लिए बहुत अच्छा सोर्स हुआ करते थे। दूसरा है कंडक्टिंग सर्वे। समय दर समय जो ब्रिटिशर्स हुआ करते थे सर्वे करवाया करते थे, ठीक है, एंड कंडक्टिंग सर्वे वॉज कॉमन अंडर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। द ब्रिटिश बिलीव दैट अ कंट्री हैड टू बी प्रॉपरली नोन बिफोर इट कुड बी effectively administered. By the early 19th century, detailed survey was being carried out
to map the entire country, for example forest survey, zoological survey, etc. सो कंडक्टिंग सर्वे, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं सर्वे होता क्या है। अ स्टडी ऑफ द ओपिनियन, बिहेवियर एक्सेट्रा ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, व्यक्ति के किसी समूह के विचार है ना, आचरण आदि का अध्ययन यानी सर्वेक्षण, है ना। तो सर्वेक्षण मतलब हम क्या कराते हैं, कंडक्ट कराते हैं सर्वे को, यानी सर्वेक्षण कराते हैं, है ना। सर्वेक्षण की वजह से हम किसी स्टडी करते हैं लोगों के ओपिनियंस की, उनके बिहेवियर की, है ना। तो इन सारी चीज़ों के लिए सर्वे कराया जाता है। तो ब्रिटिशर्स का जो दूसरा सोर्स था राइटिंग, मतलब कि जिससे हम हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, वो जो दूसरा सोर्स है हमारा, वो है कंडक्टिंग सर्वे। ब्रिटिशर्स अपने समय में सर्वे कराए जाते थे, सर्वे कराते थे, सर्वेक्षण कराते थे। जैसे कि हर साल आप लोगों को पता है कि हमारी जनगणना होती है ना, सेंसस होती है ना, कुछ सालों के बाद सेंसस करवाई जाती है। तो सेंसस से क्या होता है, हमारे सेंसस भी एक सर्वे होता है एक प्रकार का, है ना, जिससे क्या है हमारे देश की जितनी भी पॉपुलेशन है सेंसस के थ्रू पता चल जाती है। इसी प्रकार से जो ब्रिटिशर्स थे वो भी अलग अलग प्रकार के सर्वे कराते थे, अलग अलग ऑब्जेक्टिव के साथ, अलग अलग उद्देश्य के साथ, है ना। तो सर्वे जो कराया करते थे वो लोग, है ना, वो अलग अलग चीज़ों के लिए करवाया जाता था, है ना। और वो सर्वे उनका ये मानना था किसी भी देश को किसी भी देश का एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि शासन संभालने से पहले उस देश के बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो इसी चीज़ को उन्होंने आधार बनाकर पूरे देश में सर्वे किए अलग अलग टॉपिक्स पे, अलग अलग उद्देश्य के साथ। जैसे कि उन्होंने फॉरेस्ट सर्वे कराया, जूलॉजिकल सर्वे कराया, ठीक है, जिसमें उन्होंने, है ना, प्लांट्स के बारे में पता किया जूलॉजिकल सर्वे में, ट्रीज़ के बारे में पता किया। फॉरेस्ट में भी उन्होंने देखा कि कितनी लैंड है जो कल्टीवेशन के अंडर आती है और कितनी लैंड है जिस पे फॉरेस्ट ग्रो होता है ना। और फॉरेस्ट में कितने टाइप के ट्री हैं, कौन कौन से टाइप के ट्री हैं, कौन से फ्रूट बियरिंग ट्री हैं, ये सारे जो सर्वे थे उन्होंने करवाए, ठीक है। तो उनका कुछ मानना था इसमें कि एडमिनिस्ट्रेशन अगर हमें किसी देश का संभालना है तो उससे पहले उसको प्रॉपरली सर्वे करवाना चाहिए, है ना। नेक्स्ट टॉपिक जो वो हम पढ़ने वाले हैं वो है व्हाट ऑफिशियल्स रिकॉर्ड डू नॉट टेल। रिकॉर्ड डू नॉट टेल व्हाट अदर पीपल इन द कंट्री फेल्ट। देखिए कि ऑफिशियल रिकॉर्ड हमें क्या नहीं बताते। अभी हमने देखा कि ऑफिशियल रिकॉर्ड से जो भी चीज़ें लिखी होती हैं गवर्नमेंट द्वारा ना, प्लान हुआ, स्ट्रेटजी हुआ, कोई नोटिस हुआ, कोई एग्रीमेंट हुआ, है ना, कॉरस्पॉन्डेंस के कुछ लेटर हुए, है ना। तो वो सारी चीज़ों की वजह से हमें हिस्ट्री पता चल जाती है उस समय की। अगर हमने उनको क्या कहते हैं कंजर्व करके रखा है तो हमें पता चल जाता है बहुत ईजीली। लेकिन ऑफिशियल रिकॉर्ड हमें क्या नहीं बताते, है ना। ऑफिशियल रिकॉर्ड हमें ये नहीं बताते कि उस समय उस जगह के लोगों की क्या फीलिंग थी, है ना। रिकॉर्ड डू नॉट टेल व्हाट अदर पीपल इन द कंट्री फेल्ट। सेकंड, ओनली डायरीज ऑफ पीपल, ट्रैवलर, ऑटोबायोग्राफीज ऑफ इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज कैन टेल अबाउट द लिटरेट पीपल, है ना। तो दूसरा पॉइंट ये है कि जो ट्रैवलर हुआ करते थे, है ना, मतलब जो दूसरे देश से आया करते थे हमारे देश को जानने के लिए, तो वो ट्रैवलर हुआ करते थे, है ना। उनकी जो ऑटोबायोग्राफी मतलब जो उनकी आत्मकथा हुआ करती थी उन पर्सनैलिटीज़ की, है ना, तो वो सिर्फ लिटरेट पीपल के बारे में हमें बताया करती थी। वो लोग जो पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे उनके बारे में बताया करती थी, है ना। तो यहाँ पर ये है कि जो हमें रिकॉर्ड बताए जाते हैं किसी की ऑटोबायोग्राफी के द्वारा या ट्रैवलर्स के द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है हिस्ट्री का। बाय द वे लेट मी टेल यू, ऑटोबायोग्राफीज and diaries of the people, especially from the travelers, ये सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है हमारी हिस्ट्री का। तो ये जो सोर्स है हमारी हिस्ट्री का ये सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि ये सिर्फ लिटरेट पीपल के बारे में ही हम बताते हैं, है ना। थर्ड वन इज़ नो रिकॉर्ड ऑफ द हिस्ट्री इज़ अवेलेबल फॉर द ट्राइबल्स, प्लीजेंट्स, वर्कर एंड द पुअर। मतलब कि हिस्ट्री में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है ट्राइबल्स का, प्लीजेंट्स का, वर्कर का और पीपल का, ठीक है। तो ये तीसरा डिसएडवांटेज है हमारे रिकॉर्ड्स का कि रिकॉर्ड से हमें क्या पता नहीं चलता है ना। तो
तो ट्राइबल जैसे कि बताया मैंने कबीलों को कहते हैं प्लीजेंट्स, मतलब जो मज़दूर होते हैं, है ना, वर्कर भी मज़दूरों को ही कहा जाता है बेसिकली, है ना। पुअर यानी कि गरीब लोगों को। तो इन सारे लोगों का हमारी जो ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है हिस्ट्री में, उनमें कुछ इनके बारे में ज़्यादा मेंशन नहीं है, क्योंकि उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि प्रॉपरली दे आर नॉट लिटरेट एट दैट टाइम। लेट मी टेल यू सम मोर फैक्ट अबाउट द कास्ट सिस्टम। सो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कास्ट सिस्टम के बारे में, ठीक है। हिंदू का जो कास्ट सिस्टम है, डिवाइडेड इन टू 4 मेन कैटेगरीज, है ना। द ब्राह्मण्स, द क्षत्रियास, वैश्यास, शूद्रास, है ना। एंड मैनी बिलीव दैट दिस ग्रुप ओरिजिनेटेड फ्रॉम ब्रह्मा, द हिंदू गॉड ऑफ क्रिएशन, है ना। तो काफ़ी लोगों का ये मानना है ये जो ग्रुप हैं ये ओरिजिनेट हुए हैं ब्रह्मा से, है ना। ब्रह्मा जो है वो हिंदू गॉड है, हमारे सृष्टि के रचेता हैं हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से, है ना। और एट द टॉप ऑफ द टेबल वर द ब्रह्मास हु मेनली टीचर्स, इंटेलेक्चुअल्स एंड आर बिलीव टू कम फ्रॉम द ब्रह्माज हेड, है ना। और तो टेबल के टॉपर जो हैं वो वो ब्राह्मण्स हैं, है ना। ये माना जाता है कि टीचर्स होते हैं, इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, है ना। और ये ब्रह्मा के हेड से निकले हैं। दूसरे जो हैं वो क्षत्रियाज हैं, यानी कि जो वॉरियर्स हैं, है ना, रूलर्स हैं। और ऐसा माना जाता है ये ब्रह्मा की आर्म्स से निकले हुए हैं। और जो तीसरा स्लॉट है ना, वैश्यास यानी कि ट्रेडर्स यानी व्यापारी, है ना। हु क्रिएटेड फ्रॉम हिज थाइस, है ना, उनकी थाइस से निकले, ऐसा हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से माना जाता है। एंड एट द बॉटम ऑफ द हिप वर द शूद्रास, है ना, हु कम फ्रॉम ब्रह्मास फीट, है ना। वो माना जाता है कि सभी ब्रह्मा के फीट से निकले हुए हैं ना। तो जो मेन कास्ट है वो फर्दर डिवाइडेड है हमारी जो हिंदू माइथोलॉजी के साथ, हिंदू माइथोलॉजी तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन हिंदू जो कास्ट सिस्टम है उसके हिसाब से जो कास्ट है ना, आगे जाके और भी ज़्यादा डिवाइड होती हैं 3000 कास्ट में और 25,000 सब कास्ट में, है ना। और हर कास्ट जो है ना, वो अलग अलग स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन के हिसाब से ही डिवाइडेड है, ठीक है ना। आउटसाइड द this Hindu caste system were Achus, the Dalit or the untouchables, and these all are about the caste system of Hinduism. So the topic we have covered in this system is the introduction of the chapter, and in introduction we have discussed the objective of this chapter, that why we starting this chapter. The objective is when, where and how. The name of the chapter is when, where and how. So we need to find out in the chapter how the history frame, and when it's frame and how it's frame, है ना। तो all these and what is the objective of it, है ना। तो we have covered this topic, and we have also the second topic that we have discussed is about the meaning of history, है ना। We have also discussed the caste system, character name जेम्स रेनेल, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, इंडिया इज रेफर्स टू एज द स्पैन ऑफ टाइम, वी हैव ऑल्सो डिस्कस दिस, क्राइटेरिया टू सिलेक्ट द डेट्स, है ना, वॉरेन हेस्टिंग क्राइटेरिया टू पीरियडाइज प्रायर टू ब्रिटिश रूल, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, है ना, टाइम नोटेशन इज लेफ्ट, इसके बाद हम टाइम नोटेशन देखेंगे, है ना, चेंज ऑफ मॉडर्न पीरियड टू कॉलोनियल पीरियड, sources of writing history, है ना, what official record do not tell. We have covered all these topics. The only topic which left is the time notation, which is, by the way, very interesting topic, and let me tell you about this topic. So time notation, the term anadromy AD before Christ, that is BC, are used label or number years in the Julian or the Gregorian calendar. The term Anno Domini AD is a medieval Latin and means in years of the Lord, and the term BC before Christ an epoch used in dating years prior to the estimate birth of Jesus. So देखिए मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से बताता हूँ। पहले कुछ कैलेंडर्स हुआ करते थे। सबसे पहले रोमन कैलेंडर हुआ करता था जिसको यूज़ किया जाता था, जिसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हुए, और उसके बाद जूलियन कैलेंडर आया,
अब जूलियन कैलेंडर के भी काफ़ी सारे ड्रॉबैक थे, जैसे कि उसका सबसे पहला जो था कि उसमें लीप ईयर काउंट नहीं होता था, ठीक है, तो उसमें हमेशा 28 डेज रहते थे। उसके बाद आया ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर था, ये पोप ग्रेगोरी 13 द्वारा बनाया गया था। जो कैलेंडर आज हम नॉर्मली देखते हैं ये ग्रेगोरी कैलेंडर होता है, ठीक है। इसमें लीप ईयर में 29 डेज होते हैं, 12 मंथ होते हैं, है ना। सारे मंथ के बारे में, डेट्स के बारे में जो नॉर्मली कैलेंडर हम देखते हैं वही ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है, ठीक है। तो जो टाइम है ना, उसको आप लोगों ने देखा होगा। पुराना जो टाइम होता था, किसी के आगे एडी लिखा होता था, किसी के आगे बीसी लिखा होता था, है ना। तो ये जो एडी है और जो बीसी है, ये दो शब्द हैं, है ना। एडी का मतलब एना डोमिनी है ना, और बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, है ना। ये जो एनो डोमिनी जो वर्ड है, ये मेडिबल लैटिन वर्ड है ना, जिसका मतलब है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, है ना। लॉर्ड के बर्थ के बाद, है ना, जो टाइम बना वो एनाडोमिनी यानी कि एनोडोमिनी यानी कि एडी कहलाता है ना। और बिफोर क्राइस्ट, और जो क्राइस्ट से पहले का जो समय था, है ना, उसको हम क्या कहते हैं बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट, ठीक है ना। अब जैसे कि उसके एडी यानी कि बिफोर क्राइस्ट के क्या कहते हैं जन्म के बाद जो समय कहलाएगा वो एडी कहलाएगा, और उससे जो पहले का जो समय कहलाएगा वो बीसी कहलाएगा यानी बिफोर क्राइस्ट कहलाएगा। तो जब हम एडी के आगे बढ़ेंगे, है ना, तो आप देख सकते हैं जैसे कि पिक्चर में भी दे रखा है 1 to 99 ईयर्स, है ना। फिर उसके बाद और आगे बढ़ेंगे 100 ईयर्स और आगे बढ़ जाएंगे तो 100 से लेके 199 ईयर्स, फिर 200 to 299 ईयर्स। तो इस हिसाब से टाइम आगे बढ़ता है एडी में, और बीसी के हिसाब से टाइम पीछे जाता है ना। तो ये था टाइम नोटेशन, जो कि बेसिक्स है हिस्ट्री का, जिसके बारे में आप लोगों ने शायद पिछली क्लासेस में पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, है ना। तो अलग अलग कैलेंडर हैं जिसके हिसाब से काम होता है। पहला जो सबसे पहला कैलेंडर चलता था उसको रोमन कैलेंडर कहते थे, उसके बाद जूलियन कैलेंडर आया, और लास्ट अपडेटेड सबसे जो सही कैलेंडर आज हम लोग पढ़ते हैं, है ना, जो सब आप लोग देखते हैं उसको ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं, ठीक है। जो किसने बनाया था, वो पोप ग्रेगोरी ने बनाया था 813, पोप ग्रेगोरी 813 ने बनाया था, जिनके नाम पर ये कैलेंडर बना है, ठीक है। जिसके हिसाब से 12 मंथ होते हैं, है ना। लीप ईयर में 29 डेज होते हैं, है ना। तो इस हिसाब से 365 डेज होते हैं ईयर में, है ना, और लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। ये सब पता है आपको, 12 मंथ होते हैं। तो ये सब ग्रेगोरियन कैलेंडर है। इसके अलावा हिंदू कैलेंडर भी होता है, ये भी आप लोगों ने शायद सुना होगा, जिसमें तिथि संवत होते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारी हिस्ट्री में आती हैं, बेसिक हिस्ट्री में आती हैं, है ना। ये मैं समझता हूँ ये आपके थोड़ा सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा ये नॉलेजेबल कंटेंट है और ये आप लोगों को पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आप लोगों को इसके बारे में नॉलेज दी है। थैंक यू।